नमस्कार, मैं हूं शुभी और हिंदी विशेष पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस क्रम में हमने 4 क्लासेस की हैं, तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप क्लासेस को क्रमशः देखें। यदि आप क्रमशः देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ आएगा। और इधर बीच मुझे बहुत बढ़िया कमेंट्स भी मिले हैं और किसी ने टेलीग्राम पर बहुत अच्छे नोट्स भी भेजे हैं इन्हीं क्लासेस से बनाकर। तो मेरा आपके लिए ये भी सुझाव है कि जो भी लगातार क्लासेस देख रहे हैं या शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि भाषा वाला हिस्सा ऐसा है कि यदि आपने नोट्स बनाते हुए इसको एक बार ढंग से कवर कर लिया तो फिर इसके लिए बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझ लेते हैं। तो मान के चलिए ये हमारे पास एक लकीर है। ये जो लकीर है ये हमारी कोई साधारण लकीर नहीं है, ये हमारी टाइमलाइन है। इसको हम टाइमलाइन मानकर चलते हैं। और इस टाइमलाइन में हम अभी बैठे हुए हैं 2025 में। ये लीजिए, यहाँ हम बैठे हुए हैं 2025 ईस्वी में। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, पीछे चलते हैं। 2025 से हम पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे कहीं 1900 मिलेगा, 1900 ईस्वी। फिर पीछे जाएंगे 1800 मिलेगा, 1700 मिलेगा, 1600 ईस्वी मिलेगा। और ऐसे ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं हमें 1000 ईस्वी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 1000 ईस्वी। ये हो गया 1000 ईस्वी। शायद ज़्यादा ही ज़ीरो हो गए हैं, दोबारा मैं इसको लिख देती हूँ। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ये हो गया 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी। टाइम ट्रैवल करते हुए हम पीछे जा रहे हैं ना, तो 1000 ईस्वी में पहुंच गए। जब हम 1000 ईस्वी से आगे बढ़े तो यहाँ पर कहीं वो दिन भी रहा होगा जब से जो वर्षों की गणना है वो होना शुरू हुई। तो ये जो दिन रहा होगा, ये जो समय रहा होगा, इसको माना गया होगा 00 ईस्वी। ठीक है, इसी 00 ईस्वी से आगे बढ़े होंगे तो फिर यहाँ पर कहीं 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए? 1000 साल जब हमने पार कर लिए तो हम 1000 ईस्वी में पहुँच गए। और अभी हमने कितने साल पार कर लिए हैं? 2025। तो हम 2025 ईस्वी में बैठे हुए हैं। ये जो 00 का समय है ये कैसे निर्धारित हुआ कि हम इसी वर्ष को 00 मानेंगे? तो चूंकि ये जो हम कैलेंडर अभी वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इसको ईसाई धर्म के लोगों ने बनाया। तो उन्होंने, क्रिश्चियंस ने क्या किया, उनके जो ईश्वर हैं या उनके जो गॉड हैं ईसा मसीह, उनका जो जन्म वर्ष है उसी वर्ष को 00 मानकर वर्षों की गणना शुरू कर दी। ईसा मसीह का जन्म हुआ 00 में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इससे पीछे चलते हैं। अब हम टाइम ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच गए? 00 ईस्वी में। अब हम इससे पीछे चलते हैं। तो आपने अगर गणित पढ़ा होगा 10वीं तक भी, तो हमें गणित में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। जब हम इससे आगे जाते हैं तो यहाँ पर होता है +1 और ये हो जाता है हमारा +2, +3, मतलब क्रम में चलता रहता है। और जब हम 0 से पीछे जाते हैं क्या होता है? -1, -2, -3, मतलब उल्टा चलते हैं। 0 से लेकर हम यहाँ जब जाते हैं तो इधर इस दिशा में बढ़ते हैं और इधर इस दिशा में बढ़ते हैं। तो ये हमारा 00 हो गया। अब हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, इसीलिए जब हम यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा? एक -1 होगा ना हमारा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? ईस्वी से पहले का समय ईसा पूर्व,
तो ये जो इधर की लाइन होगी हमारी, इसको हम मानेंगे ईशा पूर्व, ठीक है। और ये जो इधर की थी, ये हमारी क्या थी, ईस्वी। तो जब हम 00 ईस्वी से पीछे टाइम ट्रेवल करेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे कहाँ, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। और 500 ईसा पूर्व से भी 50 साल जो है 500 साल और पीछे जाएंगे या कुछ साल और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पहुँच जाएंगे हम 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व। उम्मीद है ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आ रही होगी कि ईशा पूर्व क्या है और ईस्वी सन क्या है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि ये आसानी रहे। एक सेकेंड, जाने दीजिए, एक और हम टाइमलाइन बना लेते हैं। ये हमारी लाइन थी, ये हमारी लाइन है और इस लाइन में यहाँ पर कहीं हमारा 00 है और इस 00 से जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ईस्वी सन आता है और जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आता है, ईशा पूर्व। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2000 ईसा पूर्व के बाद 500 ईसा पूर्व कैसे आ गया या 500 ईसा पूर्व के बाद 1000 ईस्वी कैसे आ गया, ये आपको अब ठीक ढंग से समझ आ रहा होगा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या है, वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। ये इसके दो हिस्से हैं। मुख्य तौर पर इन भाषाओं को या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को संस्कृत कह दिया जाता है। संस्कृत के दो भाग हो गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसी तरह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और अवहट्ट है। और जब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर आते हैं तो इसमें हिंदी है और हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं, बांग्ला है, उड़िया है, असमी है, मराठी है और गुजराती है, पंजाबी है और सिंधी है। तो इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्र है वो केवल हिंदी प्रदेश तक सीमित नहीं है, बांग्ला से लेकर असम तक फैला हुआ है पूर्व में, और दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, मराठी गुजराती तक। इधर उत्तर में पंजाबी सिंधी, ये क्षेत्र भी आ जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और इनमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे, वैदिक संस्कृत। चलिए वैदिक संस्कृत की तरफ चलते हैं। वैदिक संस्कृत जो है, एक सेकंड हम पीछे चलते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे आपको बतानी है। ये जो समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये समय माना है हरदेव बाहरी जी ने, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय माना है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बस बाकी इन दोनों ही विद्वानों ने सेम ही माना है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का भी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का भी। बस आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, भोलानाथ तिवारी जी 1500 ईसा पूर्व से मान रहे हैं और हरदेव बाहरी जी 2000 ईसा पूर्व से मान रहे हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में आपको यहाँ जो समय दिख रहा है वो भोलानाथ तिवारी जी वाला समय है, 1500 से 800 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत क्या थी, तो एकदम शुरुआत में जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत उसको हम कहेंगे। यहाँ पर पृष्ठभूमि समझ लेते हैं हम। हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने जब आक्रमण किया इस दिशा से, ये पश्चिमोत्तर दिशा है भारत की, इस दिशा से आर्य जब आए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान यहाँ से होते हुए इस दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में, और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार तक ये पहुँचे। तो जब आर्य भारत में आ रहे थे उस समय जो भाषाएं थीं, उस समय की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं कौन सी हैं, एक तो वैदिक संस्कृत है और दूसरी है लौकिक संस्कृत। ये मैंने आपको इसलिए दिशा बताई है ताकि इसको अभी हम ठीक से समझ सकें। जब हम इनकी बोलियां देखेंगे तो ये हम आपको यहाँ पर काम आएगी ये चीज़, ठीक है।
तो हम वैदिक संस्कृत में देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं। वैदिक संस्कृत में जो ग्रंथ मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। तो वैदिक संस्कृत जो भाषा है वो हमें वेदों में मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, अरण्यकों में मिलती है और उपनिषदों में मिलती है। इन सभी ग्रंथों की भाषा कौन सी है, वो वैदिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत छंदबद्ध है। चूँकि आपने सुना भी होगा कि जो वैदिक ऋचाएँ हैं उनका सस्वर पाठ किया जाता था। तो सस्वर पाठ किया जाएगा उन्हीं चीज़ों का जो गेय होंगी, जो पद्यबद्ध होंगी या छंदबद्ध होंगी, उनका पाठ किया जा सकता है स्वर में गाकर। तो जो वैदिक साहित्य है वो छंदबद्ध था, इसीलिए यास्क एक विद्वान है और दूसरे विद्वान है पाणिनि। इन्होंने वैदिक संस्कृत को क्या नाम दिया, छांदेस कहा है। छंदबद्ध होने के कारण छांदेस कहा है। और यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है किसी परीक्षा में। उपनिषदों से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में 3 बोलियां थीं। कौन कौन सी बोलियां थीं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। और सबसे ज़्यादा समृद्ध जो बोली थी वैदिक की वो कौन सी थी, पश्चिमोत्तरी या उदीच्य। तो अब हम एक बार मैप की तरफ वापस चलते हैं। ये रहा मैप, और यहाँ से जब आ रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो ये जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का ये राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ना, ये हिस्सा, यहाँ पर जो भाषाएं थीं वो कौन सी थी, पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर बोली थी वैदिक की, पश्चिमोत्तरी बोली का क्षेत्र है ये। और चूंकि यहाँ पे वो प्रवेश कर रहे थे तो कुछ दिन यहाँ ठहरे होंगे और फिर यहाँ पर उनका स्थायित्व ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका स्थायित्व कम होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अभी पेनिट्रेट करना उन्होंने शुरू किया है, यहाँ पर आना शुरू किया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हमें जो भाषाएं हैं वो कम समृद्ध देखने को मिलेंगी, या जो बोली है वो कम समृद्ध देखने को मिलेगी। तो सबसे समृद्ध बोली जो देखने को मिलती है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, पश्चिमोत्तर। चूँकि आपने जो दिशाओं वाला वो है वो देखा होगा कि इस तरह से हम एक सेकंड रुकिएगा, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो इसमें हम जो दिशाएं हैं वो कैसे निर्धारित करते हैं, दिशाओं को हम इस तरह से निर्धारित करते हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट पूर्व, और ये होता है हमारा वेस्ट। तो जब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में तो ये हमारा पश्चिमोत्तर हिस्सा हो गया, क्योंकि वेस्ट, पश्चिम और उत्तर इन दोनों के बीच का जो भाग हो गया वो हो गया पश्चिमोत्तर। तो ये हमारा पश्चिमोत्तर भाग हो गया। और चूंकि ये उत्तर में भी अवस्थित है इसलिए इसको एक नाम और देते थे, उदीच्य। ये देखिए कौन सी बोलियां थी 3, एक तो हो गई पश्चिमोत्तरी या उदीच्य, दूसरी कौन सी है, मध्यवर्ती। तो जो मध्यवर्ती बोली है उसका जो क्षेत्र था उसका हिस्सा ये था, पश्चिमोत्तरी से लगा हुआ ही ये हिस्सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा था ये पश्चिमोत्तरी के बाद जो आती है मध्यवर्ती बोली का हिस्सा था। उसके बाद है पूर्वी। तो जो पूर्वी बोली थी वैदिक की उसका हिस्सा क्या था, उसका हिस्सा था यहाँ पर, उसका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो, और बिहार वाला ये जो हिस्सा था ये पूर्वी बोली का क्षेत्र था। तो हमने देख लिया है कौन कौन सी बोलियां हैं। यहाँ पर हमारे सामने वैदिक संस्कृत की 3 बोलियां हैं। एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ से आर्य प्रवेश कर रहे हैं इस क्षेत्र से। तो ये जो हिस्सा रहा ये रहा हमारा पश्चिमोत्तरी या उदीच्य बोली का। उसके बाद वाला जो हिस्सा रहा मध्यवर्ती, यहाँ पर मध्य प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये मध्यवर्ती का, और पूर्वी बोली का हिस्सा यहाँ पर रहा, ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वैदिक की जो 3 बोलियां थी वो कहाँ कहाँ पर विस्तृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं।
इसमें अब हमें आगे दी हुई है विशेषताएं। तो वैदिक संस्कृत की क्या विशेषता है? वैदिक संस्कृत में कुल कितने वर्ण थे? 52 वर्ण थे। और हरदेव बहारी जी ने वैदिक संस्कृत में कितने स्वर माने हैं? 14 स्वर माने हैं। यहाँ पे मैंने सभी 14 स्वर दे दिए हैं। ये हमारा री है, ये दीर्घ री है, और ये री है, और ये दीर्घ री है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं अलग से। बाकी वही स्वर हैं जो अभी हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। और भोलानाथ तिवारी जी ने कितने स्वर माने हैं वैदिक संस्कृत में? 13 स्वर माने हैं। ये किसे नहीं मानते हैं? तो ये जो दीर्घ री है इसको भोलानाथ तिवारी जी नहीं मानते हैं। बाकी वही सेम है जो हरदेव बहारी जी मानते हैं। अगला फैक्ट हमारे सामने है, गीतात्मक और बलात्मक 2 प्रकार के स्वराघात थे। तो वैदिक संस्कृत में 2 प्रकार के स्वराघात थे, गीतात्मक और बलात्मक। स्वराघात जो है उनको बलाघात भी कहते हैं। बलाघात क्या होता है? इसमें किसी एक जो शब्द होता है या एक जो वर्ण होता है उस पर ज़्यादा आघात किया जाता है या ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि और उस जोर देने से क्या होता है? उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर 2 उदाहरण ले लेते हैं। राम घर चला, घर चला, और राम गाड़ी चला। इसमें देखिए आप, राम घर चला, तो राम घर चला एक साधारण सा वाक्य हो गया कि बताया जा रहा है राम घर चला। वहीं राम गाड़ी चला, तो जब राम गाड़ी चला, चला पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आघात किया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये आदेशात्मक वाक्य होगा। राम से कहा जा रहा है कि राम तुम गाड़ी चलाओ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं बलाघात। और बलाघात जो वैदिक संस्कृत में पाए जाते थे वो 2 तरह के होते थे, बलात्मक और गीतात्मक, या जिनको संगीतात्मक भी कहते हैं। तो ये क्यों होते थे? क्योंकि चूंकि जो वैदिक साहित्य था वो छंदबद्ध था, ज़्यादातर चीज़ें पद्य में होती थी और पद्य वाली चीज़ों को गाकर बताया जाता था, इसीलिए उसमें संगीतात्मक बलाघात था। और भोलानाथ तिवारी जी तो ये भी लिखते हैं कि यदि उनको ठीक से ना गाया गया, मतलब अगर किसी को स्वराघातों का या संगीतात्मक स्वराघातों का ठीक ज्ञान ना हो और गाते समय उसने ठीक से गायन नहीं किया, तो फिर ऐसा मान लिया जाता था कि देवता भी उन ऋचाओं से प्रसन्न नहीं होंगे, जो कि वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में हमें ऋचाएं देखने को मिलती हैं। तो इतना महत्व था स्वराघातों का। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार के स्वराघात देखे, गीतात्मक और बलात्मक। और क्या है वैदिक की विशेषताओं में? 3 वचन हैं, 3 लिंग हैं और 8 विभक्तियां हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें देखना है लौकिक संस्कृत को। तो जो लौकिक संस्कृत है उसका समयकाल क्या माना गया है? 800 से 500 ईसा पूर्व। तो जो लौकिक शब्द है वो मूल रूप से, जो संस्कृत शब्द जो है वो मूल रूप से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लौकिक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। हुआ ये कि आरंभ में तो कोई एक भाषा रही होगी, ठीक है। जब वो भाषा थी तो फिर उसका क्या हुआ? भाषा में एक रूपता नहीं थी, भाषा अलग अलग थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोली जाती थी, क्योंकि भाषा का कोई व्याकरण नहीं था तब तक। तो इस भाषा को क्या कहा गया है? इसको वैदिक कहा गया, वैदिक। और जब इस भाषा का संस्कार किया गया, इसको परिमार्जित किया गया, तो वो भाषा क्या बन गई? संस्कृत। तो ये जो संस्कृत है इसको हम कहते हैं लौकिक। तो ये भी एक मत है विद्वानों का, उन्होंने वैदिक संस्कृत को सिर्फ वैदिक माना है और जो संस्कृत शब्द है वो मूलतः लौकिक के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि जो संस्कार है वो वैदिक के समय पर नहीं हुआ था भाषा का संस्कार लौकिक के समय पर हुआ था। तो संस्कृत शब्द मूल रूप से लौकिक के लिए ही प्रयुक्त हुआ। लौकिक को ही क्या कहते हैं? क्लासिकल संस्कृत या साहित्यिक संस्कृत कहते हैं, क्योंकि इस समय पर भाषा का परिष्कार हो गया था, इसीलिए उसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो कहाँ मिलता है? वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमने वैदिक में कुछ ग्रंथ देखे थे। कौन कौन से ग्रंथ थे वो?
वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वहीं लौकिक में हमें कौन कौन से ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं? रामायण और महाभारत। इनकी जो रचना है वो लौकिक के ही समय में हुई थी। तो इनकी भाषा कौन सी हुई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मूल आधार वैदिक की पश्चिमोत्तरी बोली है। तो हमने 3 बोलियां देखी हैं वैदिक जो भाषा है उसकी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और ये पूर्वी। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये पूर्वी का है। तो पश्चिमोत्तरी जो बोली है ये वाला क्षेत्र, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमोत्तरी बोली का, ये जो क्षेत्र है ये ही बाद में लौकिक का आधार बना। इसी को आगे जब बढ़ाया गया या इसी से आगे लौकिक जो संस्कृत है वो विकसित हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे सामने है कि पाणिनि ने लौकिक को भाषा कहा है। पाणिनि ने लौकिक को भाषा कहा है। भाषा अर्थात जिसको बोला जाए या जो बोलने के लिए प्रयुक्त होती है वो भाषा कहा है पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी या लौकिक का व्याकरण लिखा। तो पाणिनि के समय पर जो लौकिक थी वो क्या थी? भाषा थी। और फिर भाषा को उन्होंने व्याकरणबद्ध कर दिया पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर, और इस तरह से भाषा का संस्कार हुआ और भाषा में एकरूपता आ गई, भाषा में सरलता आ गई और भाषा आसानी से समझ में आने लगी। तो पाणिनि के समय में जो लौकिक थी उसको भाषा उन्होंने कहा है, अर्थात जो बोलने में प्रयुक्त होती थी वो। और फिर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर लौकिक का व्याकरण लिखा। लौकिक में 4 बोलियां बताई गई हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्य हैं वो यहाँ से भारत में प्रवेश कर रहे थे। तो वैदिक के समय में वो कहाँ तक आ पाए? सिर्फ इस हिस्से में आ पाए थे वो। ये पश्चिमोत्तरी हिस्सा, ये उत्तर जो मध्यवर्ती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ, और पूर्वी भाग ये बिहार, ये वाला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार वाला ये जो भाग है, यहाँ तक वो आ पाए थे। तो यहाँ सिर्फ 3 ही बोलियां हमें देखने को मिलती हैं वैदिक संस्कृत के समय पे। वहीं लौकिक संस्कृत के समय क्या हुआ? आर्यों की दक्षिणी शाखा भी हो गई। ये इस हिस्से में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है यहाँ तक आर्य पहुँच गए, और फिर कौन सी एक और बोली बनी? दक्षिणी शाखा बनी। कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो दक्षिणी बोली भी हमें देखने को मिलने लगी। वो किस समय काल में देखने को मिली? वो हमें देखने को मिली लौकिक के काल में। तो वैदिक में हमने देखा कि 3 बोलियां थीं, वहीं लौकिक में आकर कौन कौन सी बोलियां हो गई? 4 हो गई, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। ये तो पहले से थी 3 और एक और विकसित हो गई। और ध्वनियों की संख्या वैदिक में 52 थी, 52 थी, और लौकिक में आकर 48 हो गई। वहीं हरदेव बहारी जी ने यहाँ पर सिर्फ 12 स्वर माने हैं लौकिक संस्कृत में। यहाँ पर जो दीर्घ लरी था और दीर्घ री और दीर्घ लरी, ये जो दोनों थे ये विलुप्त हो गए। चूँकि वो टाइपिंग में आता नहीं है इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि ये जो दीर्घ री है और दीर्घ री है ये लुप्त हो गए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कितने स्वर माने हैं? 13 ही माने हैं। जितने उन्होंने वैदिक में माने थे उतने ही लौकिक में माने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक चीज दी हुई है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था लौकिक का व्याकरण, उस पर एक टीका लिखी गई थी। जो किसने लिखी थी? जयादित्य और वामन ने। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी गई जिसका नाम क्या था? काशिका। और ये काशिका नाम की जो टीका थी वो लिखी किसने थी? जयादित्य और वामन ने। आपको याद होगा आलोचनाएं लिखी जाती हैं ग्रंथों पर, तो जो टीका होती थी वो भी वैसे ही ग्रंथ होते थे, टीका टिप्पणी जिसको हम कहते हैं। तो ये भी आलोचनात्मक ग्रंथ होते थे जो दूसरे ग्रंथों पर लिखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भोलानाथ तिवारी जी की किताब से मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो हार्नले, बेवर और जॉर्ज ग्रियर्सन, ये 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि इन तीनों विद्वानों ने, जो कि पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने क्या माना है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा नहीं रही। तो भोलानाथ तिवारी जी इस कथन को निराधार ठहराते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भाषा बोलचाल की भाषा रहे बिना सीधा साहित्य की भाषा
बन गई हो। आप खुद भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि यदि कोई भाषा सीधे साहित्य की भाषा बन जाएगी, वो किसी के बोलचाल की भाषा रही ही नहीं, तो फिर उस साहित्य को पढ़ेगा कौन। तो भोलानाथ तिवारी जी यहाँ पर एक तर्क देते हैं कि जिस प्रकार हिंदी में जयशंकर प्रसाद की गद्य या पद्य की भाषा को बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते, उसी प्रकार संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इतना कथन दे दिया गया तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भोलानाथ तिवारी जी क्या कह रहे हैं, वो बोलचाल की भाषा मान रहे हैं, और जबकि यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है। तो इसको एहतियात से आप पूरा कथन देखें। किंतु इसमें संदेह नहीं कि जिस प्रकार प्रसाद जी की भाषा का आधार मानक खड़ी बोली है, जो कि बोलचाल की भाषा है, उसी प्रकार पाणिनीय संस्कृत भी तत्कालीन पंडित समाज की बोलचाल की भाषा पर आधारित है। ठीक है, और ये भाषा का विकास क्रम ही होता है। भाषा सबसे पहले लोक में प्रचलित होती है, फिर वो ठीक ठाक जो अवस्थाएं हैं वो पाती है, राज्य का संरक्षण उसे मिलता है, या वो धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होने लगती है, और इस तरह से भाषा जो है वो साहित्यिक भाषा बन जाती है। तो कोई भी भाषा पहले बोलचाल की भाषा होती है, फिर वो साहित्य की भाषा बनती है। और हो सकता है कि बोलचाल की भाषा जब वो हो तो वो थोड़ी सी सरल हो, वहीं जब वो साहित्य की भाषा बने तो सेम भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाए, जैसे कि हमें प्रसाद जी के यहाँ देखने को मिलता है। खड़ी बोली को प्रसाद जी बहुत ही परिष्कृत करके लिखते हैं, इसलिए उनकी भाषा क्लिष्ट नजर आती है। तो अब यहाँ पर वैदिक और लौकिक में कुछ अंतर दिए हुए हैं। पहला अंतर है कि वैदिक जो भाषा है उसका मानकीकरण नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें एक रूपता नहीं है। अलग अलग तरह से शब्द बन रहे हैं, अलग अलग तरह से वाक्य बन रहे हैं, कोई एक रूपता नहीं थी वैदिक में, इसीलिए वैदिक जो भाषा है वो बहुत ही कठिन या क्लिष्ट मानी जाती है। जबकि लौकिक का चूंकि व्याकरण लिख दिया था पाणिनि ने, इसलिए उसमें एक रूपता आ गई। लौकिक में एक रूपता होने से जटिलताएं कम हैं और वैदिक में जटिलताएं अधिक हैं। वैदिक का गीतात्मक स्वराघात छूट गया और लौकिक में केवल बलात्मक स्वराघात रह गया। तो स्वराघात हमने देखे वैदिक में दो थे, गीतात्मक और बलात्मक, वहीं लौकिक में आकर बलात्मक स्वराघात रह गया। क्योंकि लौकिक में आकर यह भी हुआ कि गद्य जो है उसका विकास हुआ, उससे पहले सब छंदबद्ध और पद्य रचनाएं की जा रही थी। वैदिक में समास छोटे छोटे बनते थे और समासों की संख्या केवल 4 थी। तो यहाँ पर सिर्फ 4 समास थे, वहीं छोटे छोटे पदों से बनते थे, 2 पद इनको मिला दिया, 2 शब्दों को मिला के इस तरह से बनते थे। वहीं लौकिक में कृत्रिमता आने से जो समास है वो बड़े बनने लगे और समासों की संख्या 6 हो गई। तो लौकिक में हमें कितने समास देखने को मिलते हैं? 6। वहीं वैदिक में 4 समास देखने को मिलते हैं। और वैदिक में विजातीय शब्द कम थे, लौकिक में विजातीय शब्द बहुत बढ़ गए। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब आर्य भारत में प्रवेश कर रहे थे तो अपनी भाषा को लेकर वो आ रहे थे, और जब वो भारत में आए तो भारत की जो मूल भाषाएं थीं, यहाँ पर जो लोग निवास करते थे उनकी भाषाओं से भी वो प्रभावित हुए और उन भाषाओं के शब्द हमें दिखाई देने लगे लौकिक संस्कृत में। ठीक है, ये यहाँ से जब आर्य आए तो शुरुआत में उनकी जो भाषाएं थी वो खुद की ही भाषाएं थी, जबकि जब वो भीतर प्रवेश किए तो यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं या जो द्रविड़ भाषाएं प्रचलित थी उनके शब्द भी किस में जुड़ते चले गए? आर्य भाषाओं में जुड़ते चले गए। इसीलिए लौकिक तक आते आते विजातीय शब्द बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक और स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक पेज लगाया हुआ है हरदेव बहारी जी की किताब से, और इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम ये बता रहे थे, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है। हाइलाइटर ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हरदेव बहारी जी कह रहे हैं, यहाँ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद से वैदिक भाषा का, तो ऋग्वेद से किसका विकास हुआ है? वैदिक भाषा का। वाल्मीकि रामायण से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है, और वाल्मीकि को लौकिक संस्कृत का आदि कवि माना जाता है। भगवान बुद्ध के त्रिपिटकों से पाली का विकास हुआ है। त्रिपिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। वहीं प्राकृत का विकास किससे हुआ है? विमल सूरी के
पौमचरियों से। तो विमल सूरी के पौमचरियों से किसका विकास हुआ? प्राकृत भाषा का। और अपभ्रंश का विकास कहाँ से हुआ है? योगींद्र के परमात्म प्रकाश से, जिनको कि योगेंदु भी कहते हैं। तो योगींद्र के परमात्म प्रकाश से किसका विकास हुआ? अपभ्रंश भाषा का। और हिंदी का प्राचीन काल पुख्य या पुण्य से माना जाता है। तो हिंदी का जो प्राचीन काल है मतलब आदिकाल, वो कहाँ से माना जाता है? पुख्य या पुण्य से। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि मध्यकाल माना जाता है कबीर की वाणियों से, और आधुनिक काल भारतेंदु के गद्य साहित्य से। ये मुझे पूरा कथन महत्वपूर्ण लगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ रख दिया है। आप इस कथन को चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में। याद रखिएगा, अगर सीधा सीधा पूछ दिया गया ये प्रश्न तो हो सकता है कि हरदेव बहारी जी की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। और आगे ये लिखते हैं इसमें कि इसका अर्थ नहीं कि इन साहित्यिक कृतियों से पहले इन भाषाओं का अस्तित्व ही नहीं था। ये सब भाषाएं पहले लोक में प्रचलित रही थीं। तो पहले भाषा कहाँ प्रचलित होती है? लोक में, मतलब आम लोगों में। वे वास्तव में जन भाषाएं होती हैं और समय पाकर किन्हीं सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कारणों से जब उनकी सामर्थ्य विकसित होती है तो वे शिक्षा, राजकाज और ललित साहित्य में स्थान पा लेती हैं। हमें बोलचाल की भाषाओं का प्रमाण भी तो कोई नहीं मिलता, कोई नमूना उपलब्ध नहीं है। इसलिए भाषाओं के विकास का एकमात्र स्रोत तत्कालीन साहित्य रह जाता है। तो भोलानाथ तिवारी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाषा पहले जन भाषा होती है, फिर वो उपयुक्त सामर्थ्य पाकर साहित्यिक भाषा या शिक्षा की भाषा, राजकाज की भाषा बन जाती है। और चूंकि बोलचाल की भाषा जो है उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए भाषाओं के अध्ययन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आधार रह जाता है, और वो क्या है? साहित्यिक भाषा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो टॉपिक ये पढ़ा है ये आपको समझ आया होगा। यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर से लिखें। और इसके साथ ही एक काम आपको और करना है, एक सेकेंड, इसके साथ ही आपको एक काम और करना है। हरदेव बहारी जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा, इससे हो सके तो आप चैप्टर 1 इसका जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वो ज़रूर से पढ़ लें। और भोलानाथ तिवारी जी की किताब से मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ने के लिए कहा था। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं वो दूसरे चैप्टर पे अब आएँ। तो वो भारोपीय भाषा परिवार वाला जो चैप्टर है भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक में सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर से आप प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो ज़रूर पढ़ें। क्योंकि एक बार आपने यहाँ समझ लिया है, अब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और लगे हाथ आपका रिविज़न भी हो जाएगा। क्लैरिटी भी बहुत आती है किताबों के पढ़ने से। होता क्या है कि कोई भी किताब हो, कोई भी शिक्षक हो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, वो किताबों का विकल्प नहीं हो सकती। शिक्षक आपके लिए जो किताबें हैं, उनका जो कंटेंट है, उनको आसान बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सबसे बेहतर चीज़ें जो समझ में आएंगी वो बुक से ही समझ में आएंगी। तो जो मैं आपको साथ में बताती चलती हूँ वो आप ज़रूर से पढ़ा करें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और चूंकि हम नेट, JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ किताबें पढ़ें और किताबों के प्रति अपनी समझ जो है उसको विकसित करें, क्योंकि हमें आगे चलकर पढ़ाना भी है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया।